लाइव मतलब क्या उस पे यूट्यूब? नहीं ना, हाँ ऐसे ठीक। यहाँ तक हो गया था ना नदियों वाला में? नर्मदा सतपुरा ताप्ती हो गया था, बैतूल जिला, महानदी शिप्रा, माही और लूनी, इतना हो गया था कल। हाँ लूनी तक हो गया था। ये दो नदियां जो है सरस्वती और सागरमती, इन्हीं के रूप में उत्पन्न होती है और बाद में मिल करके ये लूनी बनती हैं। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ये कल तक हो गया था। इनलैंड रिवर है जो कि कच्छ के रण में खो जाती है, कच्छ के रण में खो जाती है। ये समुद्र तक नहीं जाता है इसका पानी। जैसे कैसे बिहार में ये है फल्गु, फल्गु अमूमन पुनपुन नदी में आकर मिल जाती है, पुनपुन में आकर मिल जाती है, लेकिन कई दफा पुनपुन में मिलने से पहले ही जो है फल्गु नदी मोकामा के टाल में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो उस समय एक तरह से देखिए तो वो भी क्या हो जाती है, अंतर्वाही नदी। लेकिन ये एनी टाइम अंतर्वाही है। ये जा करके इसका पानी रेगिस्तान में जो है, कच्छ के रेगिस्तान में, रण में घुस जाता है और वहां के बाद वही पानी पूरा क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो सोम नदी, ये उदयपुर जिले के बिच्छा मेला नामक स्थान पर सोम नदी नहीं पढ़ना है, इसको ध्यान नहीं देना है। ये मिल जाती है वेनेश्वर से माही नदी में, यानी सोम किसकी सहायक नदी है, माही की। इतना याद रखना है। कहां से निकलती है, उदयपुर जिले से, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब राजस्थान पीसीएस जब दीजिएगा वहां पर ये सब पूछता है, ठीक है। अब ये याद रखें, राजस्थान में भी एक नदी गोमती है, यानी गोमती केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसकी राजधानी लखनऊ में। एक गोमती नदी कहाँ है, राजस्थान में भी है, याद रखिएगा। तो सेम नेम से जो है दो नदियां हैं, तो राजस्थान में भी गोमती है। तो गोमती सोम की सहायक है और बदले में सोम जो है वो माही की सहायक है। वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। फिर साबरमती, जय समुद्र झील से निकलते अरावली पर्वत, जय समुद्र, ठीक है। राजा जयसिंह द्वितीय का नाम पर जय समुद्र वहां बना, इसलिए मैंने वो झील बनवाई, इसलिए नाम क्या पड़ गया, जय समुद्र। और अरावली पर्वत पर खम्मात की खाड़ी में जाकर गिरती है साबरमती नदी, ठीक है। किसी समय देश की सबसे गंदी नदी हुआ करती थी साबरमती। आज के टाइम में देश के सबसे साफ नदियों में से पूरा पानी साफ कर दिया गया। गुजरात, आप समझ सकते हैं। तो बनास अर्थात वन की आशा, वन आस, ठीक है, बनास। खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, ये कैसे जय समुद्र है, जय समंद, ये असल में क्या है, जय समंद है। उसी तरह ये राज समंद, बनास। चंबल नदी में जाके बनास नदी कहाँ मिल जाती है, बनास नदी जाके चंबल में, चंबल जो है यमुना में, यमुना गंगा में, और गंगा बंगाल की खाड़ी में। तो बनास भले ही राजस्थान में है, लेकिन अरब सागर में न जाके कहाँ आ जाती है, बंगाल की उसका खाड़ी में पानी आ जाता है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला से निकलती है, ठीक है। ये रामेश्वरम तमिलनाडु वाला नहीं, इसका अपना ये इस चक्कर में मत पड़ जाए, इससे फालतू का दे देता है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसका सारा कुछ जो है राजस्थान में ही अपना, ये दूसरे राज्य में नहीं जाती है। हाँ, इसका पानी जरूर जो है बंगाल की खाड़ी में आ जाता है। इसकी सहायक नदियां जो है बड़द कोठारी, सब नहीं याद रखना। ये सब है उन बच्चों के लिए जो राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, उतना ही जानना है। जैसे कि माही नदी जो है वो 2 बार गंगा को, सॉरी, कर्क रेखा को क्रॉस करती है, ये जानना है, क्योंकि वो पूरे देश की एकमात्र नदी है। बनास नदी, सॉरी, लूनी नदी जो है वही रण के कच्छ में खो जाती है, तो देश की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो वैसे फैक्ट को याद रखना है
जो हम लोग को बताएगा पूरे देश के बारे में, बाकी ये सब छोटी छोटी नदियां नहीं। बाणगंगा, ठीक, इस नाम से एक नदी हम लोग ऐतिहासिक स्रोतों में राजगीर में भी देखते हैं कि प्राचीन राजगीर में भी एक नदी थी जिसका नाम था बाण। माना जाता है कि वो महाने नदी, माना जाता है कि आज की महाने नदी को ही उस समय क्या कहते थे, बाणगंगा, जो आकर के महाने नदी मिल जाती है गंगा नदी में। एक्चुअली हम जब बचपन में जब हम डूबे थे तो हम उसी नदी में डूबे थे, महाने में। ठीक है, वो पहाड़ी नदी है, 6 महीने के लिए बहती है। उसी समय जो है अपना काम हो गया था, लेकिन हम बच लिए गए थे क्योंकि बचना था। बाणगंगा, बैराठ की पहाड़ी, जयपुर। बैराठ वही जहां भबरू शिलालेख मिला है, जहां क्या मिला है, भबरू शिलालेख मिला है जो अशोक का, वही बैराठ। वहां से बाणगंगा नदी जो यमुना की सहायक है, और ये आगरा के समीप फतेहाबाद में जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। ठीक, इसी यही नदी जो बाणगंगा नदी है, दरअसल जयपुर को पानी का सप्लाई, पीने के पानी का सप्लाई किस नदी से होता है, बाणगंगा नदी से। याद रखिएगा, वहां पर जमवाड़ा करके बस बांध बनाकर जयपुर को पानी की आपूर्ति की जाती है। तो अपन लोगों के लिए बस इतना ही याद रखना है कि बाणगंगा का इतना ही महत्व है कि जयपुर के लोगों की प्यास जो है उसी से बुझती है। बाकी हम लोग को बिल्कुल नहीं याद रखना है कि कहां पर बांध बनाया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राजस्थान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाणगंगा नाम से राजगीर में भी एक नदी हुआ करती थी, माना जाता है कि आज वो महाने नदी के नाम से उसको जानते हैं। कृष्णा नदी, महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ आके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। लंबाई है 1401 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, कृष्ण हैं, तो पीछे कौन है, भीम, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, जिसका कोयना उसका कृष्णा। याद रखने के लिए कि जिसका कोयना उसका कृष्णा, तो हमेशा याद रखेगा कोयना किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी किसकी सहायक हैं, कृष्णा की। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में। अक्सर लोग गोदावरी कृष्णा में मिसमैच कर जाते हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियों पर फोकस रखना, कृष्णा की सहायक नदियों पर फोकस रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। साउथ में कावेरी की सहायक नदियों पर फोकस रखिएगा। तो आपको जब भी सहायक नदियों पर फोकस रखना होगा तो 3 नदियों पर ध्यान देना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके सहायक नदियों को पढ़ जाना ठीक से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर हम देखते हैं कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या जो बीपीएससी मतलब जो भी सब एग्जाम हो गया, इसमें यही 3 नदियों की सहायक नदियों को पूछ देते हैं सब। कारण क्या है, तीनों साउथ की नदियां हैं और अमूमन इनकी सहायक नदियां खूब हैं साउथ में, छोटी छोटी नदियां सब, तो ये याद रखिएगा। तो ये याद रखना, भीमा हो गया भीम के नाम से, तो फिर मूसी भी, तो कृष्ण जो है भीम को भी लेके चलते हैं, मूस को भी लेके चलते हैं। तो भैया हैदराबाद के किनारे मूसी, कृष्णा कहाँ है, पाकिस्तान में, हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो याद कैसे रखना है कि कृष्ण जो है वो भीमा को भी लेके चलते हैं और मूसी को भी लेके चलते हैं। दिमाग में याद रखना कि जब भी हम किसी चीज को याद रखेंगे तो आखिर कैसे वो कैरेक्टर बैठेगा दिमाग में कि कृष्ण ईश्वर, तो कृष्ण जो है भीमा को भी और मूसी को भी, इसका मतलब, और जिसका कोयना उसका कृष्णा। ठीक है, तो 3 तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि कृष्ण पहलवान भी जो है कृष्ण के आगे झुकता है, मूसियो जो है मूसी, मूस वाला मूसी, तो वो भी कृष्ण के आगे नतमस्तक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिसका कोयना उसका कृष्णा। तो ये नदियों का तो ऐसे ही आपको याद हो जाता है। बाकी पड़ा जितना नाम इधर देखोगे, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा। कृष्ण मिल गए, अमर हो गए, अमरावती। ठीक है, तो सब कुछ आपका यहां पर मिल रहा है। गोदावरी, इसकी भी सहायक नदियों को याद रखा जाता है। आएंगे नासिक जिला, महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी
कृष्णा से 64 किलोमीटर ज्यादा, ठीक है, 1465, 1465 बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। जब हम लोग पीछे जाके देखेंगे तो पंचगंगा, दूध गंगा, ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा, उधर इधर पेन गंगा, वेन गंगा, इधर पंचगंगा, दूध गंगा, इसीलिए मिलाता है, समझ गया। पंचामृत और दूध, कृष्ण भगवान, आ रहे समझ में, कृष्ण भगवान मैया मैं नहीं माखन खायो, ठीक है। तो दूध गंगा किसके साथ, कृष्ण के साथ, दिमाग रखना, ठीक है। पंचगंगा, पंचामृत, अमृत, अमरावती, सब दिमाग में नाचने लगेगा, ठीक है। और यहां पर पेन गंगा और वेन गंगा, गोदावरी, जैसे का गोदना गोद रहा है रे पेन से, आई बस समझ में जब पेन और वेन तो नहीं होता, कोई कोई को काम नहीं रहता, कुछ ना तो ऐसे से करते रहता है पढ़ने के बजाय, तो पापा कहेंगे कि का गोदरा गोद रहा है पेन से, तो पेन गंगा और वेन गंगा, गोदावरी, हुआ क्लियर। अब भूलेंगे कभी नहीं, भूलेंगे ना, इसीलिए, ठीक। तो ऐसे ही ट्रिक निकालना रहता है, आपको याद करने की जरूरत फिर जीवन भर कभी नहीं पड़ेगी, जब एग्जाम आएगा तो याद आ जाएगा। तो गोदावरी की प्रमुख नदियां, इंद्रावती, बस ये इंद्रावती नदी पर हम लोग देखेंगे कि भारत का जो बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ में जो जलप्रपात बनता है उसको हम लोग कहते हैं भारत का ठीक है, जो भारत का न्यागरा, भारत का न्यागरा। प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, प्रवदा और वर्धा, ये सभी जो है कौन है, महाराष्ट्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियां, इनको याद रखिएगा। इसमें पूछता है इंद्रावती, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, ठीक। तो कैसे याद रखेंगे, ठीक है। इंदा, गोदा, दा, द्रा है ना, इंद्रा, गोदा, दा, द्रा, दूसरे नंबर पर दा, द्रा, तो गोदा, इंद्रा, ठीक है। कई बार हम एग्जाम में देखे हैं पिछले 20 साल में कि वो पूछता है कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, आपको लगा देना है दा, भूलना ही नहीं है कभी भी, ठीक है, कि इंद्रावती किसकी है, तो इसकी है। पूर्णा, प्रवदा, प्राणहिता, ये सब देखना जितना, ये सब आपको गोदावरी है, यहां पे देखना प्रवदा, वर्धा, दा, ठीक, ये सब लगाते जाइएगा अपना। एक बार आईएएस में ये पूछा था, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, ये सब पेन गंगा, ठीक, ये सब पूछता था कि बताओ इसमें से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 3 नदी डाल दिया, एक नदी डाल देगा कृष्णा की, और कहेगा कि बताइए इसमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन नहीं है। तो जब आप सभी नदियों को जानेंगे तभी छांटेंगे ना, इसमें गोदावरी कौन नहीं है। मान लो कि चलो गोदावरी की नदियों का नहीं पता है कि कौन इसमें सहायक है, लेकिन अगर कृष्णा की कोई सहायक दिख गई तो कम से कम आप बता सकेंगे ना कि भैया बाकी का तो अता पता नहीं, लेकिन ये कृष्णा की सहायक है, इसलिए पक्का ये गोदावरी की सहायक, हम उसको गोला कर सकते हैं। इसको कहते हैं छांटने की कला, कि जब आपको सब नहीं भी पता है तो कम से कम एक पता है कि ये नदी तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। मान लीजिए कि दे दिया कि, और ऐसा सराम दिया कि प्राणहिता, मंजीरा और सबरी, और एक डाल दिया कोयना। अब बोला कि बताओ इसमें कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो क्या याद आएगा, जिसका कोयना उसका कृष्णा, उसका गोदावरी तो बिल्कुल नहीं। तो हम अगर नहीं भी याद रखेंगे प्राणहिता, मंजीरा और सबरी, तो भी हमको याद रहेगा कि जिसका कोयना उसका कृष्णा। तो पढ़ते रहेगा टेंशन फ्री होकर के, तभी जाकर के आप चीजों को याद रख पाएगा। और इसके लिए आपका माइंड शार्प होना चाहिए, जो एनी टाइम नए नए चीजों को सोचे। एक होता है ना कि बुड़बक टाइप से जो है रट्टा मारे जा रहे हैं, बाप रे बाप इतना पढ़ना है कैसे होगा,
ठीक है, कि आप लोगों को याद कैसे रह जाता है? इसलिए याद रह जाता है कि दिमाग जो है ईश्वर की कृपा से क्या है, वो एकदम चीजों को छांटता है कि इसको हटाओ यहां से। आज जो गबदू दास, तो कैसे होगा? जब आप एकांत में खुद को समय दीजिएगा। जब आप भीड़ के बीच में रहते हैं ना, तो आप भोंदू बनते जाते हैं, याद रखिएगा। इसलिए नेतवन सब भोंदू रहते हैं, भीड़ में हमेशा रहते हैं। आप खुद को समय दीजिए। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, तो सोचना, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाओ, इस बुद्धि में बड़ी दम है। और हम लोग इसका 1% उपयोग भी कर नहीं पाते हैं। तो शार्प कैसे बनेगा? जब आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखिएगा, और वरना आप भोंदू ही रह जाइएगा। तो जितना मेहनत कीजिएगा ना, जैसे कि 24 घंटा मोबाइल फोन में लगे रहिएगा, तो साइंटिफिक रिसर्च है कि जो बच्चा मोबाइल फोन को जितना ज़्यादा समय देता है, उसकी बुद्धि जो है उतनी ही कम होती चली जाती है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको उसकी माँ जो है वो अपना बचाव रखने के लिए उसको मोबाइल फोन दे देती है, तो मान के चलिए कि वो शाप नहीं दे रही है, उसके जीवन को शापित बना रही है। इतना याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा का जो शार्पनेस होता है दिमाग का, वो सब मोबाइल खींच लेता है, और एक समय के बाद जो है वो मोबाइल के आगे कुछ सोच ही नहीं पाता है। उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? कुंद। और जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं पड़ा, सुबह सुबह दौड़ रहा है, सोच रहा है, चल हिसाब लगाओ, 4 + 3 कितना हुआ, तो जोड़ रहा है 7। अब मोबाइल फोन खोला दूसरा बच्चा, 7, 4 + 3 पप्पा 7, मोबाइल फोन। किसका दिमाग प्रखर होगा? जो मस्तिष्क का प्रयोग करके बता रहा है कि 4 + 3 = 7। ठीक? तो आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है जिसको मोबाइल फोन की लत लगी हुई है, तो बिना डरे उससे मोबाइल फोन छीनिए, नहीं तो अंततः आप उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा। और आगे चल के मंदबुद्धि बच्चा होगा वो, लेकिन नहीं होता, चिल्लाने लगेगा, जमीन पर लौटने लगेगा। तो इस सब बच्चा सबका दवाई हम बहुत बेहतरीन हुआ करते हैं। ठीक? जहां जो बच्चा जमीन पर लौटा, उसको जमीन पर खूब लौटवाते हैं। उसके बाद तू लौट, तू कब तक लौटता है? अंत में वो थक हार के 2-4 बार रो रहा करके, हमको और लौटना है, चलो पढ़ो। वो समझ जाता है कि यहां दाल गलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि जब रोग जब ज्यादा तगड़ा हो, तो दवाई कड़वी देनी ही पड़ती है। होम्योपैथिक दवाई से काम नहीं चलता है। कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले से क में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी, 800 किलोमीटर, एकदम कम है इसकी लंबाई। ठीक है? एक ऐसी नदी जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है लड़ाई का बड़ा कारण है। ट्रिब्यूनल बनाया गया भारतीय संविधान के अनुसार कि नदी जल बंटवारा किया जाए, लेकिन उस ट्रिब्यूनल की बात को मानने से तमिलनाडु और कर्नाटक ने इनकार कर दिया। ट्रिब्यूनल का फैसला कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं जाएगा। जो नदी जल बंटवारा को लेकर जो आयोग का गठन किया जाता है संविधान में, संविधान के अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा गया है कि नदी जल ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम होगा और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती है। फिर जब कावेरी जल का ट्रिब्यूनल जब विवाद बंटवारा हो गया और कहा गया कि जो कर्नाटक है वो तमिलनाडु को एक्स्ट्रा पानी देगा ट्रिब्यूनल के फैसले में, उसके बाद कैसे मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जबकि संविधान तो कहता है कि मैटर जो है वो ट्रिब्यूनल का फैसला के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ? हुआ क्या कि कर्नाटक सरकार अपने भूगर्भ शास्त्रियों के साथ पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। भूगर्भ शास्त्रियों ने कहा कि कावेरी का पूरा पानी, कि जो कावेरी जल ट्रिब्यूनल है उसका फैसला इसलिए गलत है क्योंकि उसने एक ब्लंडर कर दिया है अपने फैसले में। तो आगे क्या ब्लंडर कर दिया है? कहा गया कि मिलॉर्ड, पानी केवल जमीन के ऊपर का ही मापा गया है। जब कावेरी नदी चलती है
जब कावेरी नदी कर्नाटका से चलती है तमिलनाडु के लिए, तो ये होता है पहाड़ी पठारी इलाका, और यहां पर कावेरी नदी तेजी से गिरते चली जाती है, और जब वो तमिलनाडु आती है तो यहां पर जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो मिट्टी है जिस पर वो इडली डोसा के लिए चावल उगाते हैं, वहां पर ग्राउंड वाटर में कावेरी का पानी जमा हो जाता है, ग्राउंड वाटर के रूप में। ट्रिब्यूनल ने केवल ऊपर ऊपर पानी को कैच किया है। जो तमिलनाडु में कर्नाटक में तो पठार है, पानी ऊपर ऊपर चला गया। तमिलनाडु में कावेरी का पानी जो है ग्राउंड वाटर में जाकर बैठ जाता है। उसका हिसाब कौन करेगा मिलॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट। बात में तो दम है, और ट्रिब्यूनल ने यही ब्लंडर कर दिया था। इसलिए यह एकमात्र मामला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुनिया के किसी भी मामले में जो भारत संबंधित होगा, अगर वो जस्टिफाइड नहीं होगा, ठीक है, अगर वो अनबायस्ड नहीं होगा, और अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं होगा, माने जुबा, जे फॉर जस्टिफाइड, न्यायपूर्ण, यू बी अनबायस्ड, निष्पक्ष, और एप्रोप्रिएट माने उचित, तो उस किसी भी अन्याय को हम जो है खारिज कर सकते हैं, चाहे भारतीय संविधान में ही क्यों न लिखा हो, क्योंकि वही भारतीय संविधान हमको इस संविधान का जो है गार्जियन नियुक्त किया है। और इसलिए कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल के न्याय निर्णय को क्या किया गया, और तमिलनाडु को जो एक्स्ट्रा पानी दिया जा रहा था वो उतना रोका गया जितना उसके ग्राउंड वाटर में जाता था। यानी निर्णय इसको कहते हैं। मैं तो कई बार मुक्तापूर्ण निर्णय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट होलिस्टिक निर्णय देती है। इसीलिए हम लोग टीचर से पूछिएगा कि जब कावेरी जल विवाद का खिलाफ निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकता था, तो ये मैटर गया क्या सुप्रीम कोर्ट में? तो वो लगते हैं अगल बगल झांकने, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इस साल कैसे चला गया, क्योंकि तो संविधान में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 263 है ना कि 262 है, नदी जल बंटवारा 262, 263 में अंतर्राज्यीय आयोग है। आर्टिकल 262 में लिखा है कि वाटर ट्रिब्यूनल का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट। लेकिन क्या कारण था कि इसको रिजेक्ट किया गया? क्योंकि यह न्याय जो था वो न्यायपूर्ण नहीं था। और फिर जो है ये फैसला किसके फेवर में गया? कर्नाटक के फेवर में, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर जो था वो एक्स्ट्रा पानी का तुम प्रयोग कुआं बना बना के बाकी चीजों में वाटर पंप करके निकाल रहे हो, कर्नाटका तो नहीं निकाल रहा है, तब पनिया तो तुम फायदा उठा रहे हो, जबकि कर्नाटक उसका फायदा नहीं उठा रहा है। समझ में आया? कावेरी, ठीक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा, देखना ये बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा, इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, कावेरी को यह याद रखिएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात? भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के रूप में एक बल्ब जला था 1897 में दार्जिलिंग में। भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहां आई थी? दार्जिलिंग। लेकिन वो निजी रूप से था, बल्ब जलाया गया था 1897 में प्रोजेक्ट के रूप में। पहली बार सार्वजनिक उपक्रम के रूप में शिव समुद्रम जलप्रपात 1902 में पब्लिक के लिए बिजली सप्लाई किया गया था। शिव समुद्रम फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इन 1902। इसके 5 साल पहले 1897 में दार्जिलिंग में बिजली बल्ब जला था। पहली बार इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग 1837 में तब किया गया था जब टेलीग्राफ के माध्यम से मैसेज भेजा गया था, इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। उसके 41 साल के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने इनकैंडेसेंट बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के आविष्कार के 41 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हुआ था। समझ आ रहा है? 1837 और 1878। 1837 में हम लोग के यहां अशोक का शिलालेख को डिकोड किया जा रहा था, वो भी अंग्रेजे कर रहे थे, जेम्स प्रिंसेप। और दुनिया में लोग
टेलीग्राफ से मेल वो भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे। ठीक है, हम लोग कहां थे, वो लोग कहां थे, दिख रहा है? कावेरी नदी ठीक है, ये ऐसा ही कुछ हुआ कि रामायण खत्म हो गया और उसका सर, ये रावण रहता कहां था? ठीक है, कोई बात नहीं, बीच बीच में हंसने के लिए तो कुछ चाहिए ना। ठीक है, इसकी सहायक नदी है बाएं से, ये कोई बाएं मत लिख लीजिएगा, सहायक नदी बाएं या दाएं। ये बाएं से है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, अमरावती नहीं, अर्कावती, और दाएं से ही काबिनी, भवानी, ये याद रखना। इसी के नाम पर तमिलनाडु की जो तलवारबाज थी उनका नाम भवानी देवी रखा गया था, जो ओलंपिक में गई थी, है ना, तलवारबाज भारत की एकमात्र भवानी देवी, तमिलनाडु की ऐसी नदी के नाम उसका नाम रखा गया है। नोयल, ये अमरावती दे दिया है, पता नहीं कैसे इसमें दे दिया है, क्योंकि अर्कावती तो देखे थे, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अमरावती कृष्णा में भी है, इसमें कैसे है, इसको हम देख के बता देंगे। फिलहाल इसको अर्कावती है, हो सकता है कोई छोटी सी नदी हो। भवानी और हेमावती याद रखिएगा, ये पूछता है। हेमावती बाएं से और भवानी दाएं से, ठीक है, याद रहे। तुंगभद्रा, कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा और समीप से ही काडू से भद्रा नदी का उद्गम। यह नहीं पूछता एग्जाम में, वैसे इतना इसने डीप नहीं जाना है। तुंगा और भद्रा मिलकर के तुंगभद्रा बनाती हैं। किसमें जाके मिल जाती हैं? कृष्णा में। इसकी प्रमुख सहायक नदी वर्धा, वही जाके कृष्णा में मिल जाती है तुंगभद्रा। ये सब नहीं याद रखना है, हिंदू ये सब नहीं पूछता है। पेनार नदी नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्ना के सवा पहाड़ी से, नहीं उतना याद रखिएगा। पापहरनी, ठीक है, ये पापहरनी है, चित्रावती है, ये पापहनी लिख दिया है पेनार का। पेनार जो थे कर्नाटका के कन्नड़ कवि थे, उन्हीं के नाम पर पेनार है। जो त्रिरत्न नहीं थे, पेनार, पंप और एक और पंबन, तो पेनार। दक्षिणी टोंस, इसी को दक्षिणी उत्तराखंड वाले को टोंस और इसी को कह देते हैं क्या, दक्षिणी टोंस। नहीं, उत्तराखंड में है, यमुना की सहायक नदी है टोंस, ये दक्षिणी टोंस है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय, ठीक है, ये भी सिरसा दिए हुए कोई जगह होगा लोकल, ऐसा नहीं, गंगा नदी में मिलती है दक्षिणी टोंस। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। ये सब उतना नहीं याद रखना, कावेरी को फोकस करो और इसके अलावा जो है कृष्णा और गोदावरी, ठीक, हल्का हल्का इन सबको बस देख लीजिए। हैं? हाँ, नहीं नहीं, उधर कहीं है, हमको लगता है कि इसको हम अभी पढ़े थे, हम अभी दिमाग से मिस कर रहा है, बता देंगे हम, जब वो प्रपात बताएंगे सब एक क्लियर करा देंगे। पेरियार नदी, पेरियार का मतलब होता है महान लीडर, पेरियार का मतलब महान। पेरियार झील से निकलती है, कौन सी नदी? पेरियार। यह नदी केरल में प्रभावित होती है, यह केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार। केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो जो है भरतपुझा, भरतपुझा। सबसे बड़ी नदी क्या है? पेरियार। उमियम, उमियम झील मेघालय में है, यह एक छोटी नदी है, इसको भारत की सबसे साफ नदी बोलते हैं, साफ साफ स्वच्छ। हाँ, इसमें जो है एकदम, इस नदी का एकदम नीचे तक तल दिखता है, जैसे कर्नाटका इस मतलब छोटी छोटी नदी का तल दिखता है ना, ये गहरी नदी है तब तल दिखता है। उमियम, यह भारत की सबसे स्वच्छ नदी है उमियम, इसमें आप जा ही नहीं सकते हैं, कचरा जब ये करने का सवाल ही नहीं है, तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाएंगे अगर आपको गंदगी ये करते। मान लीजिए कि हम लोग कैसे हैं, गंगा जी में गए, सब हो जाता है उसी में, पता भी नहीं चलता है कि जो अपना नहीं रहता है कि हे प्रभु ये क्या हुआ, मेरा तो गामछा भी खुल गया, तो वही हाल होता है यहाँ। लेकिन आप इसमें मेघालय में जो है ये सब काम उमियम नदी में, वहीं पे डूबियम कर देगा उमियम में, मेघालय, ठीक है, तो इसको बड़ा साफ रखा गया है। हुगली, गंगा नदी जब फरक्का बैराज से निकलती है ना यहाँ से, तो उसको भागीरथी नाम फिर से मिल जाता है। उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा
मिल करके गंगा बनती है। जब गंगा, जैसे ही गंगा जी बिहार को छोड़ती हैं और बंगाल में प्रवेश करती हैं तो नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी नदी निकल जाती है बांग्लादेश। आई बात समझ में? जो वहां क्या कहलाती है? पद्मा, और वो मिल जाती है मेघना से। इधर हम लोग एक धारा खींच लिए हैं नीचे गंगा सागर तक, उसको कहते हैं हुगली। समझ आया? बिहार है, कटिहार के इलाका से निकली, ठीक, इधर जा रही है बांग्लादेश। हमने यहां क्या बना दिया? फरक्का बैराज। यहां पर मान लो बिहार की सीमा समाप्त है, यहां पर नाम क्या पड़ गया? भागीरथी। भागलपुर में गंगा जी का नाम जहानवी है, अजगैबी नाथ। भागलपुर में गंगा जी को जहानवी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, जहानवी नाम है भागलपुर में। और जैसे ही वो बंगाल में प्रवेश करती हैं, नाम क्या हो जाता है? भागीरथी। और भागीरथी बांग्लादेश में जैसे एंटर मारती है, उसका नाम क्या पड़ जाता है? पद्मा। तो ये तो आ गया इधर बांग्लादेश में। लेकिन हम क्या करते हैं? फरक्का पर इसके एक धारा खींच लिए हैं नीचे, जो गंगा सागर, जहां पर हम गंगा सागर बना दिए हैं, इसी का नाम क्या हो गया है? हुगली। अब समझ में आया कि गंगा जो है वो बंगाल में भागीरथी, उनकी एक शाखा जो हमने खींच ली है उसको नाम क्या है? हुगली। और ये भागीरथी चली जाती है फिर पद्मा बन के। ओवरऑल भले हम लोग गंगा जी बोल देते हैं, लेकिन नाम का ही अंतर है। और यहां पर जो है भागलपुर के पास इनका नाम क्या हो जाता है? ठीक है, जहानवी, अजगैबी नाथ मंदिर के पास। तो यही सब अंतर है। आगे के एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, और नहीं भी पूछे, कौन जानता है, इतना बुझेबो करेगा तब तो पूछेगा। तो ये भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि आप देखिएगा कि क्यों बीपीएससी 15-15 सवाल गलत पूछती है, उसको खुद ही नहीं पता है। क्योंकि अगर ऑथेंटिक संस्था होती तो गलत सवाल पूछती। कोई भी बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस एसएससी जो भी हो, इसका फुल फॉर्म पता नहीं क्या होता है, हमको पता नहीं रहता। तो ये सब जो गलत सवाल क्यों पूछते हैं? ये सब गलत सवाल इसलिए पूछते हैं कि इनके पास कंपिटेंट लोग नहीं हैं। प्रोफेसर साहब हैं फलनवा पटना यूनिवर्सिटी के, ए प्रोफेसर साहब 15 को सवाल आप बना दीजिए, 15 सवाल आप, और सबका ये सब जो है करके पजलिंग कर करके और उसी में से निकाल के डालते हैं वहां पर, और क्वेश्चन टाइप होता है। ये सब क्या करते हैं कि लूसेंट उठा लिए, कुछ भी उठा लिए और वहीं से क्वेश्चन उठा के दे दिए, खुद तो पता रहता नहीं है और हैं हम विशेषज्ञ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, हम उत्तराखंड में हरिद्वार में इंटरव्यू दे रहे थे, तो जो आईएएस थे उस बोर्ड के अध्यक्ष हमसे बोले कि लड़के का जो है जियोग्राफी है मास्टर्स, कि सर आप पूछिए, आपको इसी के लिए बुलाया है, मतलब ज्योग्राफी के एचओडी उत्तराखंड के। ताबड़तोड़ हमसे सवाल पूछना शुरू किए, इसका बताओ, इसका बताओ, हम कहे ये वो। फिर बोले बगदाद का नाम सुना है? हम कहे जी सुना है। जितना पूछा उतना ही, ये नहीं कि इराक की राजधानी है, हम अपने से नहीं बोलेंगे, जाना चाहिए कि आपसे जितना पूछा जा रहा उतना ही बोलना है। बगदाद का नाम सुना है? जी सर सुना है। कहाँ की राजधानी है? इराक की। ये हुआ, अपने से नहीं काबिल बनना है। जी सर सुना है इराक की राजधानी है। क्या पूछा गया? सुना है? जी सर सुना है, बगदाद की राजधानी है। ठीक, ये बताओ बगदाद किन दो नदियों के किनारे है, किन दो नदियों के संगम पर है? क्योंकि क्वेश्चन जो था वो हमारा मीडियम इंग्लिश था, तो हम बोले सर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। नहीं, तो हम कहेंगे साला पागल हो गए क्या मनो? हम कहे सर हम तो बचपन से पढ़े यूफ्रेट्स और टिग्रिस, हम क्लास 2 से जानते हैं कि यूफ्रेट्स और टिग्रिस, आईसीएसई बोर्ड। नहीं, सोचो साले पगलेटा। फिर हम कहें कि सर दजला और फरात, हाँ हमको फरात को अंग्रेजी में यूफ्रेट्स बोलते हैं, यूफ्रेट्स,
फरात, ठीक। और टिग्रिस को कहते हैं दजला। क्योंकि साहब का ज्ञान अल्प था तो उनको खाली दजले फरात पता था, उनको ये नहीं पता था कि फरात को ही यूफ्रेट्स कहते हैं, दजला को टिग्रिस कहते हैं। और ज्योग्राफी के क्या थे, एचओडी थे, जो इंटरव्यू लेने पीसीएस में आए थे, बनाने आए थे एसडीएम डीएसपी, और उनके ज्ञान का स्तर देखिए। तो हम तो उस समय छोटे थे एकदम, 2011 था, आज से कितना साल पहले, और हम चुपचाप उसको ऐसे करके देख रहे थे। और फिर हम चेयरमैन की तरफ देखे, इसी को लेके आए थे। तो बच्चा थे तो उसी टाइप से वो भी हम देखे। तो क्या कहा जाए, तो ये मत सोचिए कि कोई उस पर्दे के उस पार है तो बड़ा ज्ञानी है, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी को अंजाम दो बिना यह सोचे कि जिसका हो गया वो बहुत बड़ा तोपची है, कुछ ऐसा नहीं है। यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया बंगाल की खाड़ी के दक्षिण गंगा से क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। इस उमियम तक छोटी नदी हो गई, चलो। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है, किसकी, हुगली। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भीति वाली नदी है। ये भारत में सबसे ऊंची ज्वार, ठीक, जो ये होता है ज्वार भीति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। कारण है सुंदरवन डेल्टा का पार्ट, सुंदरवन डेल्टा का पार्ट, इसीलिए भारत में इसका जो मुख है मुहाना, वो क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक। जैसे आप देखिएगा ये सब ऐसे ऐसे देखते हैं, ये चला गया भागीरथी वाला पोर्शन, पद्मा जो उधर आके ये सब मेघना उगना जो मिल के सब बना दिए, और इधर अपना ये, और यही सब जो है क्या बना देते हैं, सुंदरवन, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा का मतलब जहां नदी जो है, जैसे कि हम लोग देखिएगा कि अंबाला जो है वो 300 मीटर के ये पर है, भारत में अंबाला है ना, हरियाणा का अंबाला, ठीक, इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। इसके इधर सिंधु नदी तंत्र है, इंडस। इधर कौन सी नदी तंत्र है, सिंधु, यानी 5 नदी वाला पंजाब, सतलज, ब्यास, रावी, और इधर गंगा तंत्र है। इधर क्या है, अंबाला जो है ये वाटर डिवाइडर, जल विभाजक है। जल का अपनी ऊंचाई के कारण क्या है, ये जल का विभाजक है, वाटर डिवाइड करता है। ये इधर कर देता है इंडस रिवर सिस्टम, इधर कर देता है, ठीक है। और यहां से 300 मीटर देखो दिल्ली, ठीक, प्रयागराज, पटना, कोलकाता, ठीक है। ठीक, मतलब ये जो है ना ऐसे 200 या 150 जो भी होगा, यहां आते आते जो है ये, क्योंकि बीच में कानपुर ही पड़ जाता है उतना, पटना 53 और कोलकाता 3 मीटर ऊंचा, 3, कोलकाता 3 मीटर। यानी कि जो ढलान है वो क्यों जो है प्रयागराज से आते आते गंगा जो है मोटी होने लगती है, समझ आ रहा है, क्यों, क्योंकि अब इसकी गति जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये फैलने लगती है। इसीलिए गंगा का पाट प्रयागराज के बाद चौड़ा होना शुरू हो जाता है। बनारस में इतना, बक्सर, पटना, अब भागलपुर आते आते, और फिर जब ये पहुंचती है कोलकाता के पास, चूंकि अब तो काट दिया फरक्का से उधर आधा गया आधा इधर, तो वहां जाते आते जो है 3 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे ऐसे करके बैठी। और यही कारण है कि कई धाराओं में जो है ये इसीलिए डेल्टा होता है, उसी को कहते हैं डेल्टा, क्योंकि कहां से शुरू हुआ था, आते आते कोलकाता पहुंच गए 3 मीटर की ऊंचाई पर। 300 मीटर से हम कहां पहुंच गए, 3 मीटर, समझ रहा है, यही ढलान है। और ये उत्तर भारत का मैदान है, क्योंकि इतना डिस्टेंस है कि इसकी ऊंचाई से नीचे जाने का पता ही हम लोगों को नहीं चलता है।
तो पटना जहां समुद्र से 53 मीटर ऊंचा है, कोलकाता समुद्र से केवल 3 मीटर ऊंचा है, सोच लीजिएगा। रहा है तो इसीलिए वहां नदियां जाते जाते क्या हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। लेकिन पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में नदियां निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, अधड़ाम से गिर जाती हैं सीधे जाकर अरब सागर में, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है संभलने का। और इसीलिए छोटी छोटी नदियां वहां एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी वो नदी जो सीधे समुद्र में मिल जाती है बिना रुके। डेल्टा वो जहां नदी बढ़ी, समुद्र का पानी बढ़ा और दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते रहते हैं, अब पूरा इलाका दलदली हो जाता है। इस कारण सुंदरवन डेल्टा। क्लियर हुआ? बेगाई नदी, मदुरई, बेगाई, कंडन मणि की ओर से पश्चिमी घाट में मदुरई, ठीक है। ये एक ही में है कि अलग अलग है दोनों? ये तो अलग अलग लग रहा है, कहां से अलग होगा ये? कनो, अच्छा ये है ना, अच्छा ये तो नीचे बेकार काट दिए, ठीक है। ये यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है, बंगाल खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अरे यार फिर काहे ले आते हैं इसको बार बार, ठीक है। मदुरई के समीप, तो याद रखने के लिए मदुरई वैगई, मदुरई किस नदी किनारे है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है ये सब, ई बड़ा हतरा, ये सब नहीं याद रखना है, फालतू है, ठीक। इन सब पे ध्यान नहीं देना है। पंचनद नाम पंजाब की 5 मुख्य नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया जाता है, ठीक है। नदी की लंबाई एनसीईआरटी से लिया गया, बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। एनसीईआरटी जो है इसको खुदे नहीं पता है कि हम कहां कहां से स्रोत उठा लिए हैं। जब हम लोग तो पढ़ लेते थे एनसीईआरटी, जब जांच की गई कि भैया तुम इतना बड़ा बड़ा जो बातें लिखते हो इसका स्रोत क्या है, तो अते पते नहीं है, इसका राइटर कहीं से उठा के लिख दिए हैं, ठीक। तो इसीलिए भी हिस्ट्री रीराइटिंग बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, याद रखना कौन सा जिला, 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहां इसे क्या कहते हैं, यह गंगा की मुख्य धारा, इसी में अलकनंदा आके मिलती है, तो क्या नाम हो जाता है, गंगा। भागीरथी क्यों? क्योंकि माना जाता है कि श्री राम के पूर्वज भगीरथ ने भगीरथ प्रयास के द्वारा इसको लाया था, ठीक है। तो कहा जाता है कि उसी वंशवा में आप देखिएगा राम वाले में कि इक्ष्वाकु नाम भी आएगा और उसी में रघु नाम भी आएगा, इसीलिए इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है और रघुकुल भी कहा जाता है। उसी वंश में भगीरथ भी थे। उसी वंश में 39वें 39वें जो थे वो कौन थे, श्री राम, पिता का नाम दशरथ और उनके पिता का नाम अजा, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ, देखो बद्रीनाथ के ऊपर सत्योपथ हिमानी, ठीक। ये ठीक है ना, देखिए इसमें भी कोई लाइन है नहीं है ना, ये पता ऐसा चलता लग रहा है कि लाइन है, इसमें भी नहीं है ना। धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, धौली और जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्ण प्रयाग में मिलती है। यह है अच्छा, नीचे है क्या, उधर है, ठीक है। देव प्रयाग दिख रहा है ना, अलकनंद, अच्छा देखते हैं इसको बाद में, भी इसको हम इसे अलग से करा देंगे। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नाम की मछली होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है
किंतु अंडे देने के लिए कहां आ जाती है? ऊपर आ जाती है। ठीक है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर क्या स्थित है? रुद्र प्रयाग। अच्छा, यहां तो वहीं गए ये रुद्र प्रयाग। ठीक है। धौली गंगा प्लस कौन है? वो केवल धौली नहीं है, क्या है? धौली और विष्णु गंगा ना। अलकनंदा, इसको याद रख लीजिएगा, बाकी को छोड़िए। इसको ये सब के चक्कर में रहेगा इलूशन फूसन के। तो देखो, धौली गंगा प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग कहां मिलती है? अलकनंदा से धौली गंगा कहां मिलती है? विष्णु। इसको ध्यान रखिएगा, विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग। नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा नंद प्रयाग। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्र प्रयाग। धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग। इसमें कोई यही नहीं है। कर्ण प्रयाग। देखिए, कर्ण, पिंडार प्लस अलकनंदा नदी, पिंडार नदी और अलकनंदा नदी जो है वो कर्ण प्रयाग। हुआ। ये पांचों को पंच प्रयाग कहते हैं। विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये पांचों को क्या कहते हैं? पंच प्रयाग। इसको याद रख लीजिए, उसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, लूसेंट को। ठीक है। तो हमारी मजबूरी है कि लोग जो है लूसेंट पसंद करते हैं, ये याद रखिएगा। धौली गंगा प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू विष्णु प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी देव प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा नंदाकिनी नंद प्रयाग। मंदाकिनी द रुद्र प्रयाग। पांचों में अलकनंदा कॉमन है। पांचों में अलकनंदा क्या है? कॉमन है। आपको सिर्फ एक नदी का नाम याद रखना है सबके साथ। धौली विष्णु, धवल, धौली। ठीक है। विष्णु जी के चरणों में खुद को धुल लो, धौली। हमने विष्णु जी के चरणों में खुद को धो लिया, धौली। क्या कि अलकनंदा कॉमन फैक्टर है। भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा फिर कॉमन फैक्टर है। भगीरथ देव प्रयास, देव प्रयाग। तो गंगा नदी कहां? देव प्रयाग, भगीरथ। नंदाकिनी नंद प्रयाग। मंदाकिनी रुद्र में द है, रुद्र द मंदा। पिंडार
पिंडार को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पिंड, आधा न है, कर्ण प्रयाग में है, पिंडार, पिंड दार, कर्ण प्रयाग, पांचों याद रहते। इसी कारण हम सब आल जाल में हम नहीं फंसते, हम सीधे लिखवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर डिस्टर्ब करता है मेरे कॉम्बिनेशन को, ये हमको समझ में नहीं आता कि किया क्या है। ठीक भाइयों, एक ढंग का फैक्ट है, महासीर नाम की मछली, याद रख लीजिएगा। ये आल जाल धौली या विष्णु गंगा मिल के अलकनंदा, बात ठीक है, ये सबको चाहिए कि हमसे दे दे 1-2 करोड़ रुपया, हम ठीक से बना दें, फिर लूशन से छापते रहो अपना, तो सब गंदगी दूर हो जाएगी, इम्प्योरिटीज नहीं ना, उसका बिक रहा है तो उसको क्या मतलब है, कोई खरीदेगा ही नहीं, दिक्कत ये है, आपके खरीदने से थोड़ी चलेगा। ठीक है, गंगा नदी का नाम जो है, गंगा कब पड़ता है? देवप्रयाग के बाद, जहां अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, बस इतना, इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना है। आइए, ये आ गया दिमाग में, धौली गंगा, विष्णु के चरणों में खुद को धुल लो। नंद प्रयाग, नंदा, रुद्र प्रयाग में भी द है, मंदा। ठीक, गंगा जहां है देवप्रयाग, यानी भगीरथी जहां मिली वहां अलकनंदा में। ठीक, अब पिंडार, कर्ण प्रयाग, पिंड में न है, र, कर्ण प्रयाग में भी क्या है, बस। फिर कभी आपको पंच प्रयाग आप भूलेंगे ही नहीं, जब आएगा ऑप्शन में मार देंगे आप कोई भी। गंगा नदी बांग्लादेश में पहले ही बता दिया किस नाम से, पद्मा नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्रा वहां पर जमुना नाम से, यमुना नहीं जमुना। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है, इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। यानी फिर ब्रह्मपुत्रा भी जब मिल जाती है तो गंगा वाला ही नाम पद्मा कंटिन्यू रहता है। आगे बहते हुए नदी चांदपुर के उत्तर में आती है तो मेघना इससे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से, क्योंकि बांग्लादेश वो क्या करते हैं, वो उसको गंगा जी नाम कंटिन्यू नहीं करते हैं, वो नाम क्या दे देते हैं, मेघना के नाम से। जबकि जाहिर सी बात है, मेघना एक छोटी सी नदी, उसमें गंगा आके मिलेगी। लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं कि जब हाथ से निकल गया तो वही रहेगा, अगर हाथ में होता तो भी नाम क्या रहता, कोई पद्मा कोई मेघना नाम नहीं रहता, नाम क्या रहता, गंगा जी ही रहता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप छोड़ेंगे तो अपना खोएंगे ही आप। ठीक, वो तो अच्छा है कि चूंकि बंगाली हैं सब, तो इसीलिए नमो अभियो जो है पद्मा मेघना मिल रहा है, नहीं तो कुछ और मिल रहा होता। ठीक, यह कई जल वितरकाओं में, कई जल, चूंकि क्या हो जाता है, जो ढाल होता है वो क्या हो जाता है, एकदम नीचे, इसलिए बटी समुद्र में जाती है। मेघना की सहायक है बराक नदी, जो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मणिपुर में बराक नदी, इस पर नमामि गंगे की तरह नमामि बराक परियोजना भी चली है। ठीक है, तो बराक नदी कहां से निकलती है, मणिपुर। और चूंकि हाल में मणिपुर पर आपको फोकस करना होगा एग्जाम के लिए, कहा जाता है कि दरोगा मेंस में जो है करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेकिन करंट अफेयर्स से ही जो है परंपरागत सवाल बनते हैं। तो चूंकि अभी मणिपुर हिट है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको मणिपुर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन कहां से आएंगे, मणिपुर से। तो बराक नदी, अभी सब मत याद रखना, माउंट जानपो, ये पहले कि जाना पाओ में मिल गए। ब्रह्मपुत्रा, यारलुंग सांपो, ये जंगबो लिख दिया है, यारलुंग सांपो। ठीक है, आप देखिएगा ह्यून सैंग का नाम भी ह्यून सांपो, वो भी ह्यून सा ही था, लेकिन हम लोग उसको ह्यून सांग कर दिए हैं। आप देखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा की जो स्पेलिंग है वो क्या है, पो का मतलब नदी होती है, सांपो, और ह्यून सैंग की स्पेलिंग देख लो, दिख रहा है, दिखा, तो सांपो, पो का मतलब नदी, इसीलिए मेसोपोटामिया, दो नदियों के बीच की भूमि मेसो। वाशिंगटन डीसी राजधानी, नदी का नाम पोटोमैक। इटली की गंगा पो, तो पो का मतलब है नदी होता है, इसीलिए सा, ह्यून सा।
असल में ये भी जी साइलेंट है, लेकिन हम लोग चूंकि स्पेशल ब्रांड है इसलिए हम लोग ह्यूमन सांग कहते हैं, जबकि असल में ये क्या है, ह्यूमन सा। ठीक, अब चीनियों को क्या पता कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो ठीक है। ये वो है यरलुंग, हम लोग कहते हैं यारलुंग, अपने हिसाब से यार बना देते हैं, यारलुंग सापो। ये निकलता है चेम युंग डुंग। चेम युंग जैसे सकलवा ये सब के आपस में मिलती है, नमो उसे रखते हैं, युंग डुंग पुंग पुंग। अब हम लोग को टेंशन हो जाता है, तो इस सबको सोचना चाहिए था कि भारत के बगल में हो, कम से कम नाम तो भारतीय रखो। तो चेम युंग डुंग हिमानी से निकलता है ब्रह्मपुत्र। बताइए हम लोग ब्रह्मपुत्र क्या नाम कर दिया ये सब। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, बता चुके हैं कल ही। तिब्बत में इसे सापो कहते हैं, सापो, सांगपो नहीं, जी साइलेंट होता है, जी। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं और असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में नदी भारत में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी को इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट। ओहो, गलती करेगा क्या, पूरे मिटा दिए हम। आएगा कि नहीं फिर ये पीछे करने से, ये अच्छा, ये अच्छा आ गया, थैंक यू। हम लोग कहें कि गया, चलिए अच्छा हुआ, अब कम से कम ही जान गए हम इसको कैसे लाना है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, एंटीसीडेंट, ठीक है, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। क्या होता है कि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले की हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ववर्ती। हिमालय बाद में बना, ये नदी पहले से है। जितनी नदियों ने खड्ड बनाया है वो पहाड़ के बाद नहीं। अगर पहले हिमालय उठ गया होता तो नदी को रास्ता बदलना पड़ जाता। अगर आपको लगता होगा कि नदी चढ़ करके काट दी है खड्ड, नदी जो है वो बढ़ रही है, पर्वत उठना शुरू हुआ। चूंकि नदी वो बीच रास्ते को काटते रही तो पर्वत तो उठा, लेकिन उस जगह पे कटता गया, इसीलिए खड्ड बन गया और नदी वहां से अपना रास्ता बनाई। धीरे धीरे नदी साइड में काटते रही और काटते काटते निचले पोर्शन में आ गई, इसीलिए ऊपर में जो है रास्ता बन जाता है, उसी को दर्रा कहते हैं, पास, और नीचे में नदी। इसीलिए जब हम लोग पहाड़ी इलाकों से जाते हैं तो वो रोड जो है वो नदियों ने बनाया होता है, वो खुद नीचे खाई में बह रही होती है, लेकिन ऊपर आपके रास्ता बना के वो नीचे आ गई होती है। इसीलिए रोड के बगल में ऐसे ऐसे स्टेप रोड बना रहेगा नीचे, और इधर से पहाड़ पर्वत। तो जब हम लोग उन रास्तों पे जब चल रहे होते हैं गाड़ी में या पैदल या जैसे भी बाइक पर, तो ना जिंदगी का मजा उसी में आता है। वो कुछ लोगों के लिए डर होता है और कुछ लोगों के लिए रोमांच होता है। और रोमांच कैसा होता है कि अब पत्थर गिरा हम लोग के ऊपर, तब गिरा, और अभी ड्राइवर का जो स्टीयरिंग ऐसे हुआ और हम लोग उसमें, और वो जो मजा आता है ना उस समय, एक जब ब्रेक लगता है, जब ऐसे जाते हैं हम लोग, तो कुछ लोग आई लाइक इट। तो जो समझाया, तो जो तो हम जा रहे थे एक बार अल्मोड़ा से पिथौरागढ़, तो हमारे साथ ड्राइवर का नाम था रणवीर सिंह। वो था 18 साल का बच्चा, क्योंकि बालिग हो चुका था तो ड्राइवर का उसके पास लाइसेंस था, और वो जो है बस को लाया जहां पे टर्निंग पॉइंट था, तो बोला कि भैया, बारात में गए थे तो अपने दोस्त की शादी में, तो बोला कि बाकी लोग तो सो रहे हैं, कोई ऐसा जो ना सोए। तो हम बोले क्यों, इसलिए कि कहीं मुझे नींद ना आ जाए। तो हम कहें कि हम कहे चलो, तो हम ड्राइवर साहब उधर, रणवीर सिंह हम इधर इस कोना पे, एक जगह वो टर्न मारा तो हम नीचे देखें, वो 2000 मीटर की खाई हमको दिखा, चक्का उसका पीछे, हम अबे ही क्या कर रहा है, मोड़, और एकदम लगा ना कि
हम कहे कि हे भगवान ये कहां फंसा दिए। कष्ट, डर मरने का नहीं था, वो जो चोट लगती ना उसका डर ज्यादा था, मरने से पहले जो कष्ट। हाँ, और वहां से फिर वो चक्का को ऐसे मुड़ाया। अब बस जब मुड़ी तो और भैया डर तो नहीं लगा? नहीं। और उसके पहले यहां से लेके यहाँ प्राण पूरा इधर निकल के इधर आके 2-4 राउंड मार के वापस आ गया था कुंडली जगा करके। और अरे रणवीर यार कहीं गाड़ी रोको, चाय भाई कहीं रोक। कसम खाए कि अब जिंदगी में कभी हम रोड से पिथौरागढ़, भगवान बचाए हमको इस रास्ते से। बाप रे बाप, दिक्कत क्या होती थी कि आपकी जिंदगी दूसरे के हाथ में होती थी, और उसमें भी तीसरे हाथ में क्या होती थी कि साला कहीं जो ब्रेक फेल कर गया तो ये भी क्या कर लेगा। समझ में आया? ये तो ड्राइवरे ना है भाई, ये तो घुमाएगा, लेकिन अगर जो ब्रेक फेल हो गया तब क्या होगा, ये सोचने के बाद। लेकिन जब पहुंच गए सुरक्षित तो लगा कि जिंदगी का मजा जो है इसी में है, ऐसे कहां जीवन जिए। तो यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी पहले से बह रही होती है, और यहीं पर जो है ये पहाड़ जो बनता है ना सब, इसी में ये कट जाता है। क्योंकि ये पहले से बह रही होती है इसीलिए काटते, और बाद में फिर वो साइड में काट देके इधर बहने लगती है, और ये आपका रोड बन जाता है। समझ में आया? इसी को दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि नामचा बरुआ के पास वो मुड़ करके 5000 मीटर का खड्ड बन रहा है वहां से, क्योंकि नामचा बरुआ की ऊंचाई 5000 से ऊपर है, वहां से कट रहा है बीच में वो। ठीक है, यह पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है दिहांग, बूढ़ी दिहांग, उसको दिहिंग कर दिया है, और नीचे से दक्षिण में धनसिरी। जबकि बाएं तट पर है, ये दोनों को कैसे बाएं कर दिया है भाई, ये तो बहुत टेंशन दे दिया। बाएं ये हो गया दाएं, ठीक है। हाँ, ऊपर से आएगा तो बाएं। अबे यार, ऊपर वाला दाएं आएगा, और जब इधर से आ रहा था फिर तो बाएं हो गया ना, फिर तो इधर से भी बाएं हो गया। तो ठीक है लिखा, दोनों बाएं हैं इसके लिए, गलत नहीं लिखा है। मुड़ने के बाद इसका बाएं तट फिर तो इधर से हो गया। जैसे कहने का मतलब कि इधर से ऐसे आया तो बाएं इधर हुआ ना, और जब ये घुमा तो बाएं इसका किधर हुआ, उधर से आते समय बाएं उधर हुआ, और इधर से जाते समय बाएं इधर। वही हम सोचे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ठीक है लिखा है। मैंने लिखना चाहिए था कि ऊपर से अब फिर नीचे से, तो ये लिख दिया बाएं अब बाएं, बेवकूफ कहीं का। सुबनसिरी, कामेग, मानस और संकोच। संकोच नदी भूटान से आती है, संकोच नदी भूटान से आती है, याद रखिएगा। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत में है, और यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में गोलपारा के पास प्रवेश करती है, और फिर दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर आकर मिलती है, और इसी के बाद यह जमुना कहलाती है। तिस्ता नदी पहले गंगा नदी में मिलती थी, अब मिलने लगी है ब्रह्मपुत्रा में। जब यह ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है तब ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या पड़ जाता है, जमुना। अंत में यह नदी पद्मा के साथ, गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, लेकिन उससे बीच में आता है मेघना, मेघना लेके आगे ले जाती है, बोलते हैं सब। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह चित्तौड़ के 84 गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जो 84 गढ़ देख रहे हैं ना, असल में जो चित्तौड़ है ये सिसोदिया राजपूतों का गढ़ माना जाता है। ठीक, सिसोदिया राजपूत अपने नाम के आगे राणा टाइटल लगाते हैं। आप बाढ़ में जाइएगा, यहां पर बख्तियारपुर आगे बाढ़ है, तो यहां पर अथमल गोला के आगे एक गांव है, अथमल गोला और बाढ़ के बीच में, इसका नाम है रूपस कमरापर, रूपस कमरापर। ये इलाका जो है, यहां आप जो बाढ़ नाम जो देखते हैं ना, ये बाढ़ नाम फ्लड के चलते नहीं पड़ा है। हुआ क्या कि जब गंगा नदी को लेकर के ये बंगाल तक जब अंग्रेज गए थे, तो इसका हॉल्ट नंबर 1, हॉल्ट नंबर 2, हॉल्ट नंबर 3 बाढ़ के पास आया था, हॉल्ट नंबर 12, और 12 ही जो है अभ्रंश होकर क्या बन गया, बाढ़। तो जो यहां पे आप जो 84 गढ़ देख रहे हैं, सिसोदिया राजपूतों का 84 गांवों का टीला होता है।
और यही कारण है कि बाढ़ में भी उनके आसपास में 84 गांव हैं। इसीलिए औरंगाबाद के अलावा बिहार में बाढ़ को भी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है बिहार का। मोकामा दूसरा हो जाएगा। बाढ़ जो है वो 84 गांवों का पूरा एक टोला है। ये इसी से लिया गया है 84 गढ़ चित्तौड़। 84 गढ़ का मतलब चित्तौड़ के आसपास के 84 गांव राजपूतों के गांव हैं। और उसमें भी वो कौन राजपूत हैं? सिसोदिया, जो कि राणा अपने नाम के आगे में लगाते हैं, के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर भैंस रोड गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है, याद रखिएगा, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, बिहार जलप्रपात दक्षिणी टोन्स पर, और जो ये है चुलिया जलप्रपात चंबल नदी, चौ से चुलिया, चौ से चंबल। ये तो हो गया, इतना तक पढ़ लिए थे हम लोग। सिंधु नदी भारत के लद्दाख के लेह जिले से होकर बहती है। लेह, भारत और पाकिस्तान सिंधु जल समझौता लिखी तो पहले ही बता दिए थे 1960, तो अभी दिखा के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी झेलम और चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। देखिए, आधा बता छोड़ दिया। नीचे की 3 नदियों का 80% जल कौन उपयोग कर सकता है? भारत, जो हम बता चुके हैं। तो इसमें आधा अधूरा ज्ञान दिया है। हरियाणा और दिल्ली राज्य, देखिए अंबाला के आसपास की भूमि आ गया। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम की नदियां अरब सागर में। अंबाला से सुंदरवन तक का मैदान 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से कितना है? 300 मीटर से 0 मीटर। ठीक है, रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है। रत्नागिरी महाराष्ट्र पश्चिमी घाट, रायगढ़ महाराष्ट्र, हाँ, रत्नागिरी महाराष्ट्र दोनों के बीच में कौन सी नदी बहती है? सावित्री। नहीं याद रखिएगा, ये सब फालतू है। ये सब है जो महाराष्ट्र पीसीएस की तैयारी करते हैं बच्चे, वहां का एग्जाम, ये आपके लिए नहीं है। ये भले पूछेगा सावित्री नदी कहाँ है? महाराष्ट्र में। वंशधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है, जो गोदावरी और ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। वंशधारा नदी कहाँ है? ओडिशा में। गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, जहां जहां इसका पानी का क्षेत्र है, कहां कहां है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सभी राज्यों में गोदावरी नहीं बहती है। गोदावरी की सहायक नदियां भी जो बहती है ना, वो पूरा कहलाता है कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। बराक नदी मणिपुर हिल, यह माउंट जानपुर से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। असम, मणिपुर और मिजोरम। बराक की प्रमुख नदियां हैं, मत याद रखना। बांग्लादेश में इसे सुरमा और आगे जाके ये मेघना से मिल जाती है। इसको मेघना नहीं कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? सुरमा। ये आगे चल के मेघना मिल जाती है, यानी ये वो छोटी वो नदी है छटाक भर की, मेघना। ठीक, इसी को सब क्या कह देते हैं? तो देखो वो कितना होशियार हैं सब। वो गंगा का नाम भी गोल कर दिए, वो इसका नाम भी क्या कर दिए? गोल कर दिए। वो मणिपुर से आने वाली बराक नदी को भी गोल कर दिए। लास्ट में नाम क्या दे रहे हैं? मेघना। माने छटाक भर की नदी जो है मेघना, ई जाती है बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए। समझ गया? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक नहीं, इनकी मेघना जो है वो मिलती है सबको लेकर के। तो चूंकि वो बांग्लादेश से अपना जो मन हुआ सो रख दिया। अब आप इसको जिस नाम से बढ़ा दीजिए आगे। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इसी नदी पर तिपाई मुख बांध, तिहाई नहीं, तिपाई मुख, तिपाई मुख बांध अवस्थित है।
प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है और वैगाई है। याद रखना, कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार है, भूलिएगा मत, बाकी सब याद रहेगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम में सबसे लंबी नदी कौन है? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, महानदी, कावेरी और ताप्ती। महानदी ऊपर है कि नर्मदा ताप्ती? महानदी सिहावा श्रेणी, नर्मदा ताप्ती, ठीक, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी। टर्निंग पॉइंट कौन मारता है? कावेरी। वैगाई। यहीं से सुन सुनाया तो नर्मदा, ताप्ती, इधर उड़ीसा। तिपाईमुख बांध रखना, सबसे लंबी नदी गोदावरी, फिर कृष्णा, तब नर्मदा, तब महानदी, कावेरी और ताप्ती सबसे छोटी है उसमें। सोलह सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों का गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा, कौन नहर? पोलावरम नहर, और विजयनगर जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया है। यानी कि गोदावरी है, कृष्णा है जी के, इसके पानी को कैसे पहुंचाया गया है? किसके द्वारा? पोलावरम नहर। ये याद रखना है कि पोलावरम नहर किन दो नदियों को जोड़ती है। ठीक है, आपका जीके कौन दुरुस्त करता है? प्रियांक। जी के गोदावरी कृष्णा बीच में पोलावरम। ठीक, मैंने याद रखने के लिए हम बोल दिए ऐसे ही मजाक में, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, पोलावरम। ये पोलावरम किन दो के बीच में? गोदावरी और कृष्णा। कृष्णा और गुंटूर जिलों में पानी कमी का होता है, पथारी इलाका है, इसलिए गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। बस इतना ही रखना, मांडवी और जुआरी, ये दोनों एस्चुरी बनाती हैं। दोनों क्या बनाती हैं? केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा को काट दीजिएगा, लिखेगा पेरियार। केरल की सबसे बड़ी लिखा है चौड़ाई के अनुसार, उसकी सबसे लंबी नदी बगल में लिख लेना, लंबी नदी। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार। दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो भरतपुजा है। बड़ी लिखा होगा वो चौड़ाई के हिसाब से, कैसे? ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, लंबी नदी कौन है? पेरियार। नहीं काट दिए तो एकदम में सुधार दीजिए।
तब तो हम इसको इज्जत दे दिए थे। इसको काटो, यहां लिखिए भरत पूजा, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये महाबेवकूफ है सब। इसको ठीक है, ये यहां पर लिखिए पेरियार, यहां पे पेरियार कीजिए एकदम, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं केरला की सबसे लंबी नदी पेरियार और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो भरतपुझा है। इसे हम लोग बचपन से जानते हैं, इसके कहने से थोड़ी हो जाएगा। कैसे इसको सब इतना बचवा पसंद करते हैं। हाँ मतलब क्या कहा जाए, इसीलिए ना गलत देता है आंसर। जब आंसर की जारी करता है तो क्यों हर बार गलत देता है। हम सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू से एक बार मिलें कि कम से कम हम ही को रख लीजिए क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए, कुछ पैसा दे दिया कीजिएगा हर महीना, कोचिंग भी फिर अच्छी चलेगी, फिर कोचिंग भी अच्छी चलेगी, फिर हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो है टॉप करेंगे। ठीक है, नीतीश बाबू के सामने पक्ष रखा जाना चाहिए कि आप लोग जो है इतना। चला, केरल की पंबा नदी वेम्बनाड झील में गिरती है। केरल की पेम्बा नदी, ठीक है, PEMBA, पेम्बा, पाम्बा नहीं है, पंबा, ठीक है, पेम्बा नदी, ये भरतपुझा है। महागलत पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए सब लड़ उड़ जाते हैं कि नहीं आपको नहीं पता है भरतपुझा सबसे लंबी नदी है। हम कहो खत्म हो गया क्या, जा ठीक है, 8 बज भी गया है तो नदी इतने में हो गया। ठीक है, तो कल हम लोग जो है दूसरा जो होगा जो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको ग्रुप में भेजवा देंगे। जो अभी हमको अगले 1.5 घंटे तक मॉक लेना है 3 लोगों का, पटना हाई कोर्ट। तो हाँ, उसका क्या चीज बोल तो रहे हैं लोग, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव को अगर आ गया तो फिर मई भी जा सकता है। सिविल कोड का भी अभी तो अब लग रहा है थोड़ा सा कुछ देखते हैं, पता कराते हैं जैसा। ठीक है, भरिए सिविल कोड, अब करेंगे उसको, ये सब इसीलिए फंसे हुए थे हम।